हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11th के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आप लोग के 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो एनुअल है मॉडल सेट है 2023-24 का मॉडल सेट है। कितने साल का? साल 2023 और 24 का, जो पूरे 40 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब, चैनल का नाम क्या है? नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब। तो चलिए आते हैं बोर्ड पर। क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस? हमारे क्वेश्चन कितने रहते हैं? 40 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और हमें एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं। गलत होने पर नंबर्स नहीं कटते हैं, गलत होने पर नंबर्स नहीं कटते हैं। अगर सही होगा तो 1 नंबर और नहीं गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? अटेम्प्ट। हमें क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब जो सबसे सही लगता है उसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें हम देखेंगे, ये बोल रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन। हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस क्या हैं? कंपलसरी, मतलब सभी को बनाना है। अरे यही बोल रहा है भाई, सब क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ रहता है। क्या रहता है? पैराग्राफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 से 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखिए पढ़िएगा और समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर। अभी के हाल के सालों में, अभी कुछ दिनों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मीन्स ऐसा एनर्जी जो खत्म नहीं होता, जैसे कि सोलर सिस्टम का एनर्जी, जो सोलर हमको सौर ऊर्जा जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, क्या इसको खत्म होता है? क्या पेट्रोल डीजल के जैसा कि डालें तो जल गया, खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। हमको सोलर एनर्जी फिर से मिलेगा। कल सूर्य फिर उदय होगा तो हमको फिर से उसका एनर्जी मिलेगा। फिर उसी तरह पवन चक्की, जो पवन का टरबाइन घूमता है, उससे भी क्या होता है? हमको एनर्जी मिलता है। क्या हवा को घूमते घूमते खत्म हो जाएगा हवा? क्या, अरे आज हवा चल रहा है कल भी चलेगा। ये है रिन्यूएबल एनर्जी। वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो वही बोल रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट, इसका बढ़ावा, इसका आजकल बढ़ा है रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एज द वे रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हम जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स जो पुराने जैसे कि पेट्रोल, जो लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनाने में, लाखों साल करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। जैसे कि आप लोग सुने होंगे क्लास 8, 9 में, 7, 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो पेट्रोल डीजल होता है वो किसी से, पुरानी चीज़ों से दब के बनता है, मिट्टी के अंदर बाय द पेड़ पौधे से, मृद जो मर जाते हैं मृत शरीर से, उससे क्या होता है? पेट्रोल डीजल का निर्माण होता है, जो लाखों साल लग जाता है। एंड कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज, और ये क्या करता है? जब इसको हम लोग जलाते हैं तो क्लाइमेट चेंज को लाता है। जब इसको हम जलाते हैं, इसको यूज करते हैं तो क्लाइमेट चेंज ये लाता है। फिर अगला बोला सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अभी आप लोग को बताएं कि सोलर विंड, जो हवा पवन चक्की आप लोग जो मूवीज में देखे होंगे, बड़े बड़े टावर जैसा लगा रहता है, वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। सोलर जो हम लोग घर में सूर्य प्लेट लगा रहता है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। और ये क्या करते हैं? ये हमारे सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। सोर्स है क्या है? बायोमास है, जियोथर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और सोलर वाइंड है। दीज सोर्सेस आर कंसिडर रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज दे आर रिपेलेनिस नेचुरली। ये क्या करते हैं? आसानी से मिल जाते हैं, प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो जैव ईंधन होते हैं, वैसा नहीं है। ये क्या है? जैव ईंधन के जैसे नहीं है, ये आसानी से मिल जाते हैं। विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर, फॉसिल फ्यूल्स के जैसा नहीं है जो कि मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों साल लगते हैं, वैसा ये नहीं है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और एक मेन एडवांटेज है कि यह क्या है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण के लिए क्या है?
ये पर्यावरण में दुष्प्रभाव नहीं छोड़ते, पर्यावरण को पॉल्यूट नहीं करते हैं, पर्यावरण के लिए को ये पॉल्यूट नहीं करते हैं। कौन? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि वाइंड हो गया, सोलर हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस नहीं छोड़ते हैं। विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, जो पॉजिटिव वे में क्लाइमेट चेंज को लेके जाता है, क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स, ये क्या करते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसको भी ये हार्म नहीं करते हैं। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो खराब, जो पोल्यूटेड है, ये सब वैसा ये नहीं छोड़ते हैं। Another advantage of renewable energy is that can provide reliable and stable source of energy, जो हमको सस्ते में और अच्छे तरीके से एनर्जी को सोर्स देगा। जैसे कि हवा और सूर्य की किरण, सोलर, वो क्या होगा? रिलायबल, हमको अच्छे तरीके से देगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैन बी ऑपरेट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ time within interaction and solar panels can generate electricity even cloudy days। ये बोल रहा है कि सोलर पैनल, जो सूर्य प्लेट है, वो बादल के दिनों में भी एनर्जी दे सकते हैं, हीट से बादल के दिनों में भी एनर्जी को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैन ऑपरेट लॉन्ग पीरियड, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है वो एक बार स्टेबल कर देंगे तो बहुत दिनों तक चलेगा। ऐसे नहीं कि आज स्टेबल किए कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हम लगा देंगे तो ये सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चल सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, उसके क्वालिटी के अनुसार। तो ऐसे नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये सालों साल चलते रहते हुए हैं। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एट टेक्नोलॉजी, और ये अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीन्स सस्ते में बनाया जा सकता है। अफोर्डेबल मीन्स हर कोई, मतलब जगह जगह पर लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सूर्य प्लेट आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं, चाहे हम लगा सकते हैं आप नहीं लगा, हर कोई सूर्य प्लेट को यूज कर सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे इम्प्रूव्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर अचीव्ड, और इकोनॉमिक्स स्केल्स को भी क्या करेंगे? अचीव हम करेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अब ये पैसेज हमको पढ़ना है। ये क्या, वो 5 क्वेश्चन अब पूछेगा ये पैसेज से। ये क्वेश्चन आप समझ लिए हम पैसेज को, अब इसको समझ के हमको उत्तर देना है। क्या करना है? उत्तर देना है। सो सोलर, वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल्स, बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ, बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ, एक किसके एग्जाम्पल्स है, एक किसके उदाहरण है? तो रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नन ऑफ दिस। अरे भाई अभी हम लोग पढ़े ना भाई, अभी हम लोग पढ़े क्या? ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। ये सब से हम क्या पाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। इससे हम पुनः फिर से एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज सोलर प्लेट काम कर रहा है तो कल नहीं, ठीक है। पहला का रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, What take millions of years from and finite? कौन लाखों करोड़ों साल ले लेते हैं? कौन लाखों करोड़ों साल ले लेते हैं? तो फॉसिल फ्यूल लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं कि नन ऑफ दिस? फॉसिल फ्यूल्स जो जैव ईंधन है ये क्या लेते हैं? लाखों करोड़ों साल बनने में लगता है, क्योंकि ये धरती के अंदर लाखों करोड़ों साल चलने वाली प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल एयर पोल्यूशन? इनमें से कौन हार्मफुल एयर पोल्यूशन है? अभी तो हम लोग पैसेज में पढ़े हैं ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन कभी एयर के लिए हार्मफुल हो सकता है? अरे ऑक्सीजन से तो हम लोग जीवित है, तो ये हार्मफुल कैसे होगा? तो ये झूठ में लिखा, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। नाइट्रोजन तो 77% में भी लगभग 70% के लगभग है, हमको कंफर्म नहीं है लेकिन 70% के लगभग है। तो ये हार्मफुल होता तो मानव जीवित रहता क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड तो हार्मफुल नहीं है। अभी हम पैराग्राफ में क्या पढ़े? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? हार्मफुल है।
अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है हम लोग के लिए, हम लोग के पक्ष में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग के पक्ष में क्या है, दैट इज इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। यह क्लाइमेट चेंज को लाता है, नहीं भाई ये तो क्लाइमेट चेंज को नहीं लाता है। इट लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, यह बहुत सारे रिसोर्सेस पर डिप्लेशन करने को मजबूर करता है। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो एडवांटेज बोल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। Which of the following mean the same as the generator from the passage। पैसेज से जनरेटर का मीनिंग मीन्स समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसका सेम मीनिंग क्या होगा, तो क्या होगा, जनरेट मीन्स देना, जनरेट मीन्स निकालना या तो देना, निकालना, जनरेट मीन्स हम लोग निकालते हैं कुछ, जिससे कुछ बनाते हैं, तो इसी का सेम मीनिंग क्या होगा, रिक्रिएट नहीं, प्रोड्यूस, हाँ प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ग्रामर सेक्शन आ गया, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या आ गया, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आ गया तो एब्रिविएशन से आर फ्रीली यूज इन, एब्रिविएशन हम कहाँ यूज करते हैं, एब्रिविएशन हम कहाँ यूज करते हैं। एब्रिविएशन कल हम आप लोग को कल के प्रीवियस क्लास में बताए थे, एब्रिविएशन मीन्स छोटे छोटे चीज़ों में लिख लेना, एब्रिविएशन मीन्स छोटे छोटे चीज़ों में लिख लेना, कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटा करके लिखना, बड़ा चीज़ को छोटा करके लिखना। तो कहाँ, नोटिस में, अरे नहीं भाई नोटिस में हम नहीं करते हैं, लेटर राइटिंग में नहीं, नोट मेकिंग में हाँ, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट में लिख लेते हैं, तो वही छोटे छोटे पॉइंट में लिखना एब्रिविएशन कहलाता है, छोटे छोटे पॉइंट में लिखना एब्रिविएशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंट। एक पैसेज का एक समरी क्या कंटेंट करता है, अगर कोई पैसेज है, कोई पैसेज उसका हम लोग समरी बनाए, उसका निष्कर्ष निकाले, तो उसमें क्या रहता है, निष्कर्ष में क्या रहता है, मेन आइडिया, ग्लोसरी और वर्ड मीनिंग और फॉर्मेट। तो उसमें क्या रहता है, मेन आइडिया रहता है, समरी में क्या रहता है, मेन आइडिया, कि उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, उस पैसेज में क्या क्या बातें हैं, वो मेन आइडिया रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ यू एड्रेस हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को आप किसी के पास भेज रहे हैं, किसी के पास भेज रहे हैं, तो उसको आप एड्रेस किससे कीजिएगा, उसको आप रिस्पेक्ट कैसे दीजिएगा। फॉर्मल लेटर मीन्स अपने अधिकारी के पास लिखना, अपने अधिकारी के पास, अपने टीचर के पास, अपने मतलब कोई पद पर, जो कोई पद पर है उसको लिखना, उसके पास लिखना। तो क्या रिवरेंट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है पादरी, इसका मीन्स क्या होता है, पादरी, मतलब जो मंदिर मस्जिद में रहते हैं, जो ईसाई धर्म वाले गुरु बाबा रहते हैं, हम लोग के यहाँ हिंदू में बाबा बोलते हैं, उसी तरह पादरी जो रहते हैं ईसाई धर्म में उसको बोलते हैं रिवरेंट। तो रिवरेंट सर और मैडम मतलब प्रिय, मतलब उसको बाबा बोलेंगे, मतलब प्रिय बाबा नहीं, ये फॉर्मेट क्या है, गलत है, बाबा थोड़े बोलेंगे जी, माय डियर, अच्छा डियर थोड़े बोलेंगे, ये भी गलत है, डियर सर और मैडम, हाँ ये सही है, हेलो थोड़े बोलेंगे, ये इनफॉर्मल वे हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट। जब किसी फॉर्मल लेटर को किसी के पास भेजते हैं तो क्या होगा, डियर सर और मैडम। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर टू द एडिटर किसके पास लिखा जाता है, स्कूल के लिए गलत, कॉलेज के लिए गलत, क्लब के लिए गलत। लेटर टू एडिटर, एडिटर से साफ पता चल रहा है किसके लिए, न्यूज पेपर के लिए, न्यूज पेपर के लिए। एडिटर किस में रहता है, न्यूज पेपर के लिए रहता है, तो न्यूज पेपर के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं लिखना चाहिए, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, अरे इन्फॉर्मेशन, हाँ रिपोर्ट में ये तो लिखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो देगा विटनेस, अगर कुछ घटना घट गया तो उसी को रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं, कोई घटना घटता है उसी के बारे में लिखना। तो विटनेस मीन्स जो देखा उसकी बातों को नहीं लिखना चाहिए, अरे लिखना चाहिए, उसी तो बातों को हम पूछते हैं। पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड, डाटा जो कलेक्ट किया उसको लिखना चाहिए, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही है।
अब बोल रहा है पर्सनल कमेंट्स, अरे पर्सनल कमेंट हम क्यों देंगे, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही। बाकी बात ये सब क्या है, इसमें लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है, तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पर्सनल कमेंट्स। हम पर्सनल कमेंट्स नहीं देते हैं, कोई भी घटना घटता है तो हम पर्सनल कमेंट्स नहीं देते हैं कि मीडिया में आने के लिए हम कुछ भी बोल दिए कि इसका गलती था उसका गलती था, दिस टाइप ऑफ कमेंट हम नहीं करते हैं। जो आई विटनेस बोलता है, जो डाटा होता है, जो सच्चाई होता है, उसी को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, पर्सनल कमेंट्स हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ क्या बोला, नॉट इंक्लूडेड, तो पर्सनल कमेंट हम इंक्लूड नहीं करते। मेरा विचार क्या है ये हम नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज ऑलवेज डन इन। जो इवेंट होता है, मतलब जो इवेंट, जो घटना घट गया, जो घटना घट गया, वो हमेशा किस चीज में लिखा जाता है, कौन सा टेंस में लिखा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इमीडिएट पास्ट टेंस में। अरे प्रेजेंट टेंस में थोड़े, कि प्रेजेंट टेंस मींस अभी जो घटना घट रहा है, अभी जो हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, फ्यूचर टेंस में नहीं। अरे घटना घट गया तो फ्यूचर की बात कहाँ है, ये तो बोल रहा है कि जबरदस्ती सही करो, ये जबरदस्ती तुमसे सही करवा रहा है। प्रेजेंट टेंस में कोई घटना घट सकता है क्या, नहीं। सिंपल फ्यूचर मतलब घटना घट रहा है, उसको हम पहले पेपर में कैसे छाप सकते हैं भाई, मतलब त्रिकालदर्शी हम थोड़े हो गए हैं। इमीडिएट पास्ट टेंस मतलब अभी जो तुरंत घटना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, इमीडिएट पास्ट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। पहला पैराग्राफ, आर्टिकल्स हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ लिखे, एक पैराग्राफ, फिर यहाँ से चेंज करके लिखा दूसरा पैराग्राफ, फिर इधर से तीसरा पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ बोल रहा है कि पहला पैराग्राफ जो स्टार्टिंग होता है उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जाएंगे। तो क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि हम लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है, कुछ मतलब हम उसके बारे में जानकारी लिखते हैं, कुछ जानकारी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अगला, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल। आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखें तो उसके कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, उसके निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, सजेशंस, रिमेडियल मेजर्स, ऑर्डर। अरे ऑर्डर तो हम नहीं दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सजेशंस, हाँ सजेशंस हो जाएगा, सजेशंस हम दे सकते हैं। और रिमेडियल मेजर्स, जो उसके डाटा हैं अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल, आर्टिकल किस चीज़ पर बेस्ड है। आर्टिकल एक पॉपुलेशन पर बेस्ड है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो उस टाइम हम अपना डाटा उस समय शेयर कर सकते हैं, वही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला है ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला है वो पैरा जंबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस को अरेंज करना है, तो यहाँ दिया ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के अनुसार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उस सेंटेंस को हमको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर रूल्स के अनुसार। एन आइलैंड इज श्रीलंका, अरे ये तो अटपटांग लग रहा है, तुम लोग पढ़ के भी देख सकता है। उसके बाद श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। और उसके बाद इसको देखो, इन द इंडियन ओशियन, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। श्रीलंका इज द आइलैंड इज एन इंडियन ओशियन, अरे ओशियन के पहले एन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही। श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर में श्रीलंका एक क्या द्वीप है, द्वीप समूह है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंस, फिर उसी तरह है, फिर सेंटेंस को अरेंज करना, सेंटेंस को क्या करना है अरेंज। तो शेक्सपियर बोल रहा है वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। तो इसको हमको क्या करना है अरेंज करना है। तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन दी वर्ल्ड, ड्रामिस्ट ग्रेटेस्ट ये गलत लग रहा है, इन द वर्ल्ड ये भी गलत लग रहा है, द शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड। तो दा, अरे नाम है भैया, तो नाम के पहले दा कैसे लगाएंगे। तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अब बोल रहा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आवर डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर हमारे रोज के मतलब खाद्य पदार्थ में है। तो इसके साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर को एक व्यंजन माना जाता है। ब्रेड और बटर जब भी आएगा, ब्रेड और बटर जब भी आएगा तो भले ये दो आपको नजर आ रहे हैं, भले आपको ये दो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज। ऐसे नहीं कि हम लोग रूल में पढ़े थे कि अगर दो नाम आ जाए तो हम आर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ इसीलिए तो पूछा गया है, यहाँ तो ये पूछा गया है क्योंकि ब्रेड और बटर को हम लोग एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। जो साथ साथ आता है, जैसे दाल और भात वो साथ साथ आते हैं, तो ये उसी तरह है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो इसको हम लोग एक मानते हैं, सिंगुलर के जैसा काउंट होता है। किसके जैसा? सिंगुलर के जैसा। तो अकॉर्डिंग टू इट वी यूज इज। इसके अनुसार हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। आई फेल व्हेन आई, मैं गिर गया, मैं गिर गया, ये पास्ट की बात हो रही है। मैं गिर गया, अभी नहीं गिरा हूं, मैं गिर गया, अभी मैं गिर गया, वो आपके आंखों में आपको सुना रहा हूं। क्या हुआ? मैं गिर गया, मैं गिर गया। आई क्रॉस द रोड, आई क्रॉस द रोड। मैं जब करता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा? क्रॉस लगाएंगे तो मैं जब रोड, मैं गिर गया जब मैं रोड क्रॉस करता हूं। गलत, अरे मैं करता हूं क्योंकि पास्ट की बात है। आई क्रॉस, मैंने जब रास्ता पार किया तब मैं गिर गया, गलत बात। आई वॉज क्रॉसिंग, इज क्रॉसिंग नहीं, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में गलत। इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। तो मैं गिर गया, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे ये क्या है? V2 है, तो इधर क्या आएगा? दूसरा टेंस आएगा। ये V2 सेम नहीं आ सकता, पास्ट इंडेफिनिट सेम है, दो बार रिपीट नहीं कर सकता है। तो क्या होगा? वाज क्रॉसिंग इज गुड। अब है यू लिव ना इफ यू विश, तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है। संभावना की बात हो रही, तुम पर डिपेंडेंसी है, तो इसका क्या हो जाएगा? यू में, आप छोड़ सकते हैं। यू में लिव नाउ, आप अभी छोड़ सकते हैं। इफ योर विश, अगर आपकी इच्छा हो। अब देखिए इसमें फिर एक आ गया यू स्विम, तो इसमें तैरने की बात हो रही है, तैरने की शक्ति की बात हो रही है, तैरने की शक्ति। तो जब बौद्धिक शक्ति और शारीरिक क्षमता की बात आ जाती है, बौद्धिक शक्ति और शारीरिक क्षमता, तब हम कैन का यूज करते हैं। तो क्या होगा? कैन यू स्विम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि ये शारीरिक क्षमता की बात बोल रहा है कि आप तैर सकते हैं। क्या आप तैर सकते हैं? द बिग गर्ल, अब देखिए पोएम आ गया, अब पोएम आ गया, पोएम से क्वेश्चन आ गए। यहाँ पोएम से, यहाँ से क्वेश्चन है। तो द बिग गर्ल इन द पोएम, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू। जो बिग गर्ल है वो किसको रेफर कर रहा है? अकॉर्डिंग टू पोएम, अकॉर्डिंग टू पोएम। एक फोटोग्राफ जो पोएम है उसमें बिग गर्ल किसको रेफर कर रहा है? तो पोएट को, पोएट्स मदर को, कि इल्डेस्ट कजन को, अपनी बड़ी बहन को। तो पोएट्स मदर, कवित्री की माँ को यहाँ बिग गर्ल बोला गया है पोएम में। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, विच मंथ ऑफ द ईयर बीन मेंशन ऑन द पोएम द लेब्रन टॉप। लेब्रन टॉप जो पोएम है, लेब्रन टॉप, इसमें किस महीने की बात की गई है? लेब्रन टॉप में किस मंथ की बात की गई है? तो हम लोग पोएम पढ़े हैं, उसमें पता चल रहा है कि सितंबर मंथ की बात की गई है। कौन सी मंथ की? सितंबर मंथ की। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सोनिफाइड, मतलब किसको चित्रित किया गया है? पर्सोनिफाइड मीन्स चित्रित करना, किसके बारे में बताया गया है? कौन सा पोएम में? द वॉइस ऑफ द रेन में। इसमें किस पोएम के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? पर्सोनिफाई, मतलब किसको व्यवहार में लाया गया है? तो रेन को। किसको? रेन के बारे में, रेन के बारे में। रेन को एग्जाम्पल लेके हमें कुछ समझा रहे हैं, कभी क्या करें? कुछ समझा रहे हैं, उसी को बोलते हैं पर्सोनिफाइड। कुछ भी चीज को बताना, किसी चीज को मतलब एग्जाम्पल लेके अब मानव को जीवन में डालना, मानव को जीवन से कंपेयर करना, मानव उसे क्या सीख सकता है, उसी को पर्सोनिफाइड कहते हैं। ठीक है, पर्सोनिफाई मतलब व्यक्तित्व का जैसे उसको चित्रण करना। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड, हर कोई, एक कोई या हर कोई अपना खोया हुआ बचपना पा सकता है। कैसे? हर कोई अपना खोया हुआ बचपना पा सकता है। लॉस्ट चाइल्डहुड, वंस कैन, हर कोई अपना खोया हुआ बचपना पा सकता है।
एक एल्बम में, अपने एक एल्बम जो फोटो है उसमें, ये रिमोट प्लेस में, एक सुनसान जगह में जाके द फेस ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के फेस में। तो एक बच्चे को फेस देख के हम लोग खुद का अपना बचपना को जी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द फेस ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की फेस को देख के हम लोग खुद का बचपना को क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग भी ऐसे दिखते होंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स स्ट्रेंजर्स, फादर स्वयं में एक दूसरे से अपरिचित जैसे बात करते हैं, कौन कौन? द फादर टू सोन क्या है? एक पोएम है, उसमें कौन स्ट्रेंजर के जैसा, मतलब जैसे कि बात करते हैं जैसे कि आज तक हम लोग जानते ही नहीं। स्ट्रेंजर्स मीन्स समझ रहे हैं कि एक दूसरे को नहीं जानना, दैट इज स्ट्रेंजर। तो फादर और सोन क्या करते हैं? पिता और पुत्र स्ट्रेंजर्स के जैसे बात करते हैं। वाई डिड द ऑथर ग्रैंडमदर accompany टू हिज स्कूल, दादी माँ ऑथर को मतलब लेखक को स्कूल क्यों पहुंचाती है? दादी माँ लेखक को स्कूल क्यों पहुंचाती है? बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, हाँ यही आंसर सही होगा। दादी माँ इसलिए पहुंचाती है ताकि, क्योंकि उसका स्कूल और मंदिर क्या है? एक ही साथ है। तो ये कौन सा चैप्टर नंबर 1 से है, जो खुशवंत सिंह लिखे हैं, खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, जो खुशवंत सिंह की दादी माँ है, यही चैप्टर, सेम चैप्टर, ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही चैप्टर का है। तो वो बोलती, विश्वास करती कि एजुकेशन किस में देना चाहिए, एजुकेशन कैसी देनी चाहिए? आइडिया बेस्ड एजुकेशन, विचार वाली एजुकेशन नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड कृषि वाली नहीं, रिलीजियस बेस्ड, वो क्या चाहती है कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ईयर्स डिड ग्रॉडन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर सफरिंग स्किल्स, वो अपने स्किल सीखने में, ग्रॉडन कुक और उसकी पत्नी कितने समय व्यतीत किए सीखने में, स्किल सीखने में, कि नाव में, समुद्र में क्या होता है, नाव क्या होता है, कैसे तैरना है, व्हाट इज लाइफ, मतलब स्किल सीखने में। आप लोग ये जर्नी है जो निकलता है कहाँ और जो बीच में फंस जाता है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कितने साल स्पेंड करते हैं वो? 16 साल। कितने साल? 16 साल इज करेक्ट। 16 साल वो अपने स्किल्स पर समय बिताते हैं सीखने में। हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन केप टाउन में गॉर्डन कुक को कौन ज्वाइन किया? साउदर्न इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन में लेके आते हैं, तो कौन ज्वाइन किया? लैरी वीगल, हाँ, हर्ब साइगर, हाँ, दोनों एक किया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। द टॉम्ब ऑफ द किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, टूट, जो किंग टूट का टॉम्ब, जो मकबरा मिला था, मतलब उसका जो दफनाया गया था, वो किसने खोजा था? हावर्ड कैटर। ऑप्शन नंबर बी इज सही, बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। हावर्ड कैटर ने क्या खोजा था? उसके मकबरे को खोजा था जो दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और रोज आप लोग का भी क्लास आएगा, लाइव क्लास, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वेयर बरीड इज नोन एज, बरीड मीन्स दफनाना, बरीड मीन्स दफनाना, जहां इजिप्शियंस मतलब इजिप्ट के राजाओं को दफनाया जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ किंग्स नहीं, सेमेट्री ऑफ फिरौन्स नहीं, वैली ऑफ फिरौन्स नहीं, वैली ऑफ किंग्स इज राइट, गंगाधर पंत गायतोंडे वाज ए प्रोफेसर ऑफ, गंगाधर गायतोंडे प्रोफेसर था किसका? इंग्लिश का नहीं, पॉलिटिकल साइंस का नहीं, हिस्ट्री का, हाँ। गंगाधर पंत गायतोंडे हिस्ट्री के क्या थे? हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोर्रा, ऑथर कोर्रा कंप्लीट के लिए कहाँ गए? माउंट कैलाश गए थे। कहाँ गए थे? माउंट कैलाश से कहाँ जाते वो? कोर्रा जाते। कहाँ जाते? कोर्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, माउंट कैलाश।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड लेमो गिव द ऑथर्स एज फेयरवेल प्रेजेंट। लेमो ने फेयरवेल प्रेजेंट करने के लिए ऑथर को क्या दिया, फेयरवेल के समय क्या दिया। तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे कि गॉट स्किन, बकरी का चमड़ा नहीं, काव स्किन नहीं, गाय का चमड़ा नहीं, टाइगर स्किन, बाघ का चमड़ा नहीं, तो क्या दिया था, सीप स्किन कोट, सीप स्किन कोट दिया था, जो सीप के स्किन से कोट बना गया था उसको दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ मैनी टाइम्स द ऑथर विजिट मिस्टर डॉर्लिंग्स हाउस। मिस्ट्रेस, इसका एमआरएस मीन्स मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के हाउस कितने बार ऑथर गए, तो 2 बार गए थे। कितने बार, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द समर ऑफ द ब्यूटी व्हाइट हॉर्स, ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 बॉयज। 2 बॉय हैं, जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस, ये 2 लड़के का है। तो अर्सियन का है, अर्मेनियन का है, अफ्रीकन का है, अमेरिकन का है। तो कहाँ का है, अर्मेनियन। कहाँ के लड़के हैं ये दो, जो स्टोरी है अर्मेनिया का है। कहाँ के बारे में स्टोरी है, 2 लड़के के, अर्मेनिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्मेनिया, अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो सुंदर घोड़े थे उसका ओनर कौन था, रियल में ओनर कौन था, तो कौन था, मुराद था। नहीं भाई, मुराद तो नहीं था, मुराद नहीं था, मुराद नहीं था, अरमान भी नहीं था, अंकल खोरसव नहीं था, जॉन बैरो था। कौन था, जॉन बैरो इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उसके बाद है हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस्ट्रेस फ्रीजन। ये फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, क्या होता है, भाग्य। तो वह किसने कहा कि यह मिस्ट्रेस फ्रीजन का भाग्य है, तो मिस्टर फिट्जरलैंड, फिट्जरलैंड, मिस्ट्रेस फिट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही, मिस्ट्रेस फिट्जरलैंड, मिस्ट्रेस फिट्जरलैंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये, इसने कहा कि ये मिस्ट्रेस फ्रीजन का भाग्य, मिस्ट्रेस फ्रीजन का भाग्य है, अकॉर्डिंग टू हम लोग जो पढ़े हैं स्टोरी में। एंड्रयू मेसन वाज, एंड्रयू मेसन कौन था, बाय प्रोफेशन से वो कौन था, डॉक्टर था। कौन था, डॉक्टर। हम लोग स्टोरी में पढ़े हैं कि वह एक डॉक्टर था और हेल्प किया था। और क्या किया था, हेल्प किया था। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, अपना क्राउन खो जाता है आर्क में, आर्क में अपना क्या करता है, क्राउन को खो देता है राजा। क्यों, तो इसका कारण क्या था, क्योंकि आर्क बिल्ड था, लो बिल्ड था। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, द आर्क वाज बिल्ट क्रूक्ड, गलत, आर्क वाज बिल्ट टू लो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो आर्क था, जो चाप था, जो वहाँ का जिसमें बनाया जा रहा था वो कैसा था, लो बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन 100% छप जाएगा, 100% छपेगा एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मिलोन सिटी हु वाज फाइनली हैंगेड, जो द टेल ऑफ मिलोन सिटी है, इस स्टोरी में अंततः कौन फांसी में चढ़ता है, अंततः कौन फांसी में चढ़ता है, तो द किंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग क्लास 12th के लिए भी नया बैच इसी में यूट्यूब में लाइव चलाएंगे एनिमेशन के साथ। पूरे ये अभी 11th का एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद 12th का हम लोग इसमें फ्री बैच चलाएंगे यूट्यूब में। यूट्यूब में क्या करेंगे, फ्री बैचेस चलेंगे, जो आप लोग को क्वेश्चन आंसर विथ PDF और सारे चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसमें आपको केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी, सारे चीज़ों का इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।